जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान में हम हर बार किसी एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर खास चर्चा करते हैं और आप तक उसकी खास जानकारियां पहुंचाते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा जैन। डॉक्टर नेहा इंदौर के शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एडवांस एस्थेटिक एंड लेजर डेंटिस्ट सर्जन है। डॉक्टर नेहा, आपका आयुष्मान और बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आयुष्मान में आज हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं पर। अक्सर देखा जाता है सबसे ज्यादा लोग अगर किसी समस्या से जूझते हैं तो वो है डेंटल प्रॉब्लम्स। तो आज के समय में देखा जाए तो दांतों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि दांतों की समस्याएं कैसे होती है, क्या कुछ इसके पीछे कारण होते हैं और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इन दांतों की समस्या से बच सकते हैं। अगर आप भी इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, उसे नोट करके रखिएगा और प्रोग्राम के बाद आप अपने किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं और कार्यक्रम के बाद आप डॉक्टर नेहा से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सभी डेंटल प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। डॉक्टर नेहा, आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि यूजुअली डेंटल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं? किसी भी तरह की अगर मसूड़े की प्रॉब्लम्स हो या डेंटल प्रॉब्लम्स हो, वो होती कैसे, क्या कारण होते हैं उसके पीछे? So, warm regards from Shalby Hospital. I am Dr. Neha Jain, consultant aesthetic dentist. We work under guidance of Dr. Darshini Shah Madam here in Shalby Hospital, and we have all kind of facilities here. Now your question, of course, दांतों में कैसे dental problems होते हैं, मसूड़े की तकलीफें कैसे होती है। तो एक रूटीन होता है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। जब वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, जैसे कि 2 बार ब्रश करना, सुबह ब्रश करना और रात को सोने के पहले ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना दांतों में, क्योंकि ब्रश हर जगह पहुंचता नहीं है तो फ्लॉस करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे डाइट्स होते हैं जो कि हेल्थ क्लिनजिंग होते हैं, जैसे कि फाइबर होता है जिनमें फाइबरस फ्रूट्स होते हैं या सैलेड्स होते हैं, उनके खाने से ऑब्वियसली सेल्फ क्लींजिंग हो जाता है तो दांतों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं या हम रात को ब्रश किए बिना सो जाते हैं, फ्लॉस पे हम अटेंशन नहीं पे करते हैं, या फिर हम डाइट में जो बहुत ही सॉफ्ट डाइट आजकल चलता है वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड या फिर बर्गर या फिर शुगरी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इग्नोरेंस से सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। जी, तो ये कहा जा सकता है कि बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से और प्रॉपर केयर ना करने की वजह से अक्सर हमें डेंटल और मसूड़ों की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। डॉक्टर नेहा, एक जनरल डेंटिस्ट और एक एस्थेटिक डेंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है? अक्सर लोग इनके बीच का फ़र्क समझ नहीं पाते और दोनों को डेंटिस्ट ही कंसिडर करते हैं। जनरल डेंटिस्ट एक टर्म है जिसमें उनमें से सारी तकलीफें, दांत की तकलीफें या मसूड़ों की तकलीफें, उन डिजीजों से हम डील करते हैं। जब एस्थेटिक टर्म आता है तो एस्थेटिक में होता है कि हम ओवरऑल आपका स्माइल इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपका ओवरऑल लुक इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आपके टीथ का साइज, शेप या कलर से हम डील करते हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आइडियल इसको कैसे किया जाए, स्माइल इम्प्रूवमेंट, जिससे कि आपका स्माइल ब्यूटिफाई होता है, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो स्माइल इम्प्रूवमेंट प्राइमरीली हम डील करते हैं एस्थेटिक में। और टीथ के बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि हम जनरल डेंटिस्ट्री में नहीं डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम वाइटनिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। तो एस्थेटिक्स में ऑब्वियसली हमें जब स्माइल इम्प्रूवमेंट करना है तो वाइटनिंग एक मेजर एरिया है कि हमको कॉन्सेंट्रेट करना रहता है। डॉक्टर नेहा, हम अक्सर देखते हैं कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है डेंटल में वो होती है एक तो टीथ येलोनेस और उसके साथ साथ ही गम ब्लीडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या और बहुत ही कॉमन समस्या देखी जाती है, तो इनसे कैसे बच सकते हैं? So you have to follow a particular routine. गम ब्लीडिंग होती है जब आप डाइट लेते हैं और बहुत टाइम तक प्लाक जमा रह जाता है, आप सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं माउथ की, सुबह ब्रश नहीं कर रहे हैं या हर मील के बाद आप माउथ रिंस नहीं कर रहे हैं या रात को सोने के पहले ब्रश नहीं कर रहे हैं, माउथ रिंस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मसूड़ों की तकलीफ चालू हो जाती है क्योंकि खाना वहाँ पे जमा रह जाता है। हमको लगता है खाना खा लिया है, उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, पानी से गार्गल नहीं किया, खाना जमा रह जाने से ही मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की तकलीफ स्टार्ट होती है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो फोकस यही रहना चाहिए कि हर मील के बाद
आपको अपना माउथ रिंस करना है। अगर आप गार्गल नहीं कर सकते तो प्लेन ग्लास ऑफ वाटर आप 1 से 2 सिप पानी लेके अपना माउथ गार्गल करेंगे तो वो क्लिंजिंग हो जाएगा, खाना जमा नहीं रहेगा। अगर खाना फंसा रहेगा टीथ पे या मसूड़ों पे तो टीथ पे कैविटी स्टार्ट होगी और मसूड़ों में स्वेलिंग स्टार्ट होगी। तो फोकस यही होना चाहिए कि जितने बार आप खाना खा रहे हैं उतने बार आपको बाद में अपना ब्रशिंग हर बार नहीं कर सकते तो पानी का ग्लास या पानी का बॉटल अपने साथ रखिए जिससे कि आप माउथ रिंस कर सकते हैं। तो खाना वहाँ पे रहना नहीं चाहिए माउथ में। जी, तो ये कहा जा सकता है जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं आप ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए, अगर आप किसी भी समय कुछ भी खा रहे हैं तो अगर आप तुरंत ब्रश नहीं कर सकते तो आपको अपने मुंह को अच्छे से रिंस करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक साल में कितने बार डेंटिस्ट के पास चेकअप करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि जब कोई तकलीफ होगी तब हम डेंटिस्ट को अप्रोच करेंगे, तो इसका क्या सिस्टम होता है? तो आइडियली ये रिकमेंड कि साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, जैसे कि 6 महीने में 1 बार जाना चाहिए। इस टाइम नहीं जाना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और फिर जा रहे हैं, बिकॉज आप साल में जब या 6 मंथ में 1 बार आप डेंटल विजिट करते हैं तो प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा सकते हैं। डेंटिस्ट आपको प्रॉब्लम होने के पहले प्रिवेंशन बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके दांतों में ऑलरेडी डिपॉजिट स्टार्ट हो गए हैं तो प्रोफेशनल क्लीनिंग से उनको रोका जा सकता है, आगे टाटर डिपॉजिट को रोका जा सकता है। अगर कोई छोटी कैविटी है और आप पहले डेंटल विजिट कर लेते हैं तो डेंटिस्ट उसको चेक करके उसकी डेप्थ कितनी है, वो ज़्यादा गहरी तो नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसको सही स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप अर्ली स्टेज पे चले जाएंगे तो आपका खर्चा भी इतना नहीं होता है, क्योंकि ये माइंडसेट होता है कि डेंटल प्रॉब्लम के लिए सभी जाना चाहते हैं, कि बहुत प्रॉब्लम हो, अदरवाइज बहुत कॉस्टली डेंटल ट्रीटमेंट होती है। तो कॉस्टली इसलिए होते हैं जब हम इग्नोर करते हैं, अगर हम निगलेक्ट करते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं और आपकी कैविटी छोटी है, ज़्यादा गहरी नहीं है, तो वो अर्ली स्टेज पे करेक्शन हो सकता है, अर्ली स्टेज पे फिलिंग हो सकते हैं, सफाई हो सकती है, मसूड़ों की तकलीफों से बचा जा सकता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल क्लीनिंग कर देंगे तो आपका प्लाक स्टार्टर में टर्न नहीं होगा, हार्ड नहीं हो जाएगा। एंड अर्ली स्टेज पे प्रिवेंशन जितना आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपको एजुकेट कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं एंड रोका जा सकता है बड़े खर्चे से भी, बड़े ट्रीटमेंट से भी। सबसे छोटा जैसे कैविटी में आपका इतना खर्चा नहीं होगा जितना कि आपका फिर रूट कैनाल में हो जाएगा। तो रूट कैनाल में से ज़्यादा आपका फिर दांत आप निकाल देंगे तो रिप्लेसमेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो रिप्लेसमेंट जो इम्प्लांट से आजकल होते हैं तो हमें उस स्टेज तक जाने के पहले ही डेंटल विजिट कर लेना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो छोटा है तभी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं और आपको प्रॉपर एडवाइस देकर प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी, तो साधारण तौर पर दर्शकों को मैं एक और बार बता दूं कि डॉक्टर के मुताबिक आपको कम से कम साल में 2 से 3 बार तो डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। डॉक्टर नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी टूथ डिकेड, बोन लॉस, एग्रेसिव बोन लॉस, ऐसे जो पेरियोडोंटल डिसीज़ होते हैं ये अक्सर लोग शुरुआती स्टेजेस में समझ नहीं पाते, तो इसे समझने के लिए और इसे जानने के लिए आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? तो टूथ डिके जब आपको दांतों में से माउथ में सिम्टम आता है कि स्टार्ट से जैसे कि सेंसिटिविटी होने लगी है या दर्द हो रहा है और आप उसको इग्नोर करते हैं और उसके बाद सपोज आप पेन की वजह से डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हम उसको एक एक्सरे में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपका वो सडन कितनी गहरी है, वो इनेमल की लेयर तक है या उसके अंदर डेंटिन की लेयर तक पहुंची है या पल्स जहाँ पे नर्व है, ब्लड सप्लाई होता है वहाँ की लेयर पे पहुंची है। उसके हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर खाना फंसा रहता है और आपका ओरल हाइजीन मेथड अच्छा नहीं है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डेंटल विजिट नहीं कर रहे हैं, साल में 2 बार डेंटिस्ट से नहीं मिल रहे हैं, तो जो आपके सॉफ्ट प्लाक डिपॉजिट है वो हार्ड होकर टाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप उसको और इग्नोर करेंगे तो वो और नीचे चले जाएंगे, इससे मसूड़ों में स्वेलिंग आने लगेगी। मसूड़ों में स्वेलिंग आएगी तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। एक स्टेज आती है कि आपके पॉकेट्स होने लगते हैं और आपके दांत लूज हो जाते हैं। लूज हो जाते हैं बिकॉज बोन का क्वालिटी इफेक्ट होने लगता है, इन्फेक्शन होता है या टाटर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली बोन लॉस होने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने का ही ये तरीका है कि आप 6 महीने में अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को टाइमली एड्रेस करके टाइमली प्रिवेंशन मेथड्स आपको बता सकते हैं।
जी डॉक्टर नेहा, मैं जानना चाहूँगी कि जो डेंटल या पेरियोडोंटल डिसीज़ होते हैं, टूथ डिके या किसी भी डिसीज़ की हम बात करें, तो ये सिर्फ ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होता है या फिर बॉडी में इम्यूनिटी का कमज़ोर होना या किसी डिफिशियंसी की वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं? यस, ओरल हाइजीन तो एक मेजर कॉज है जिससे कि हमारे गम्स में प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली कुछ और विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन सी या विटामिन बी12 या फिर डायबिटीज में भी हमारे गम्स पे बहुत इफेक्ट आता है। हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं अगर डायबिटीज है तो आपको माउथ से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ओरल हाइजीन से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। शुगरी फूड्स का कंजम्पशन होता है तो भी गम हेल्थ इफेक्ट होती है। तो ये तो आपको डेंटिस्ट के पास आके एड्रेस करवाना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा प्रॉब्लम है। पेशेंट तो पेशेंट डिफर करता है, हर पेशेंट में एक ही रीजन नहीं हो सकता है कि सारे पेशेंट में हम ये बोलें कि सिर्फ ओरल हाइजीन। हो सकता है किसी पेशेंट की ओरल हाइजीन अच्छी है लेकिन उसको कुछ डेफिशिएंसी है या फिर वो डायबिटिक है जिसकी वजह से उनको गम की तकलीफ होती है, तो वो आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपना एड्रेस करवाना पड़ेगा। आपके लिए क्या डायग्नोसिस है वो आप चेकअप के बाद ही समझ सकते हैं। जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में कौन सी बीमारियों के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं? तो एस्थेटिक डेंटिस्ट जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग प्राइमरीली स्माइल पे फोकस करते हैं कि आपका ओवरऑल लुक कैसा है, आपकी स्माइल कैसी है, यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल। तो एस्थेटिक में अगर आपके टीथ का साइज, आपके टीथ का शेप, आपके टीथ का कलर इफेक्ट होता है तो आपकी स्माइल इफेक्ट होती है। तो अगर किसी के दांत बड़े छोटे टेढ़े हैं या पीलापन है तो उसके लिए हम लोग जीनियरिंग करते हैं, वाइटनिंग प्रोसीजर्स करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं और वी डू दैट। ऑर्थो ब्रेसेस जो होते हैं उससे करेक्शन करते हैं, क्राउन्स लगाते हैं। तो ये सारी चीजें जिससे कि स्माइल ब्यूटीफुल हो सकती है वो सारी ट्रीटमेंट हम इन्वॉल्व करते हैं। जी डॉक्टर, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है व्हेन इट कम्स टू डेंटल केयर। सबसे पहला सवाल है कि कैसा टूथब्रश हम यूज़ करें, किस तरह के टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में कई तरह के टूथपेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ आयुर्वेदिक होने का दावा करते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे में जो कंज्यूमर है वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस तरह का टूथपेस्ट और किस तरह का टूथब्रश उसे इस्तेमाल करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। कंज्यूमर कंफ्यूज होते हैं बिकॉज वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक मीडियम है जिससे कि दांत क्लीन होते हैं। इट इज जस्ट अ मीडियम, बट इम्पॉर्टेंट है देखना कि जो टूथपेस्ट है उसका पार्टिकल साइज कितना है। अगर पार्टिकल साइज फाइन है देन इट इज ओके। अगर पार्टिकल साइज हार्ड है, बड़ा है एंड रफ लगता है तो वो आपके एनिमल की लेयर को निकाल सकता है, वो घिस सकता है। तो मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक पेस्ट वगैरह चलते हैं, तो ये देखना चाहिए कि वो आयुर्वेदिक पेस्ट में जो पार्टिकल साइज है वो कितना है। इसमें ऐसे एब्रेसिव एजेंट्स तो नहीं है, केमिकल्स तो नहीं है जिनको लगाने से दांत का जो ऊपर का लेयर है, जो एनिमल है, वो डैमेज हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारे दांत आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है टूथपेस्ट में तो वो क्लीन हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पार्टिकल साइज फाइन है, ये आपके नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आजकल सोडियम लॉरेल सल्फेट बहुत चल रहा है कि ये केमिकल होने से प्रॉब्लम होता है, तो आप देखिए कि आपके टूथपेस्ट में SLS तो नहीं है, आपके टूथपेस्ट का पार्टिकल साइज फाइन है। ये देखिए आप टूथपेस्ट खरीदे, ना कि एडवर्टीजमेंट पे जाके कि क्या कर रहे हैं। दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। प्लस जो ब्रश होता है, ब्रश भी बहुत हार्ड ब्रश मैं रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज हार्ड ब्रशिंग करने से ऑलरेडी बहुत लोग गलत तरह से ब्रश करते हैं, ताकत लगाते हॉरिजॉन्टली अपने ब्रश को रख के ब्रशिंग करते हैं। उससे सफाई नहीं होती है, उससे जो एलिमेंट की लेयर है वो निकल के कैविटीज हो जाती है। आप पेशेंट जब अपनी टंग लगाते हैं गम एरिया पे तो उनको ऐसे लगता है कि कैविटीज बन गए वहाँ पे। तो उसका मेजर कारण होता है कि अगर हम बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं और फिर उसको ताकत लगा के हम ब्रशिंग करते हैं तो वहाँ पे डैमेज होता है एनिमल का। तो आई रेकमेंड कि आप एक मीडियम ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग का, गम स्वेलिंग का या मसूड़ों में बहुत तकलीफ है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि इस प्रॉब्लम के लिए आप सॉफ्ट ब्रशेस यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू रियली मेक श्योर कि हम किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूथब्रश यूज कर रहे हैं। टूथपेस्ट भी जैसे पार्टिकल साइज मैंने बताया, प्लस अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मुझे
सिर्फ सफाई के लिए पेस्ट यूज करना है या मेरे दांतों में ठंडा गर्म है इसलिए यूज करना है, तो वो आप एक बार डेंटिस्ट के पास जाके अपना प्रॉब्लम एड्रेस करवाइए कि आपको किस तकलीफ के लिए क्या टूथपेस्ट। जस्ट डोंट गो एडवर्टाइजमेंट की इसका ऐड आया तो हमने परचेज कर लिया, ये आयुर्वेदिक है तो ये अच्छा ही होगा, दैट इज अ मिसकंसेप्शन। तो बेसिकली अगर आपको अपनी कंसर्न के हिसाब से कोई भी टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर मीडियम टू सॉफ्ट, या फिर टूथपेस्ट हो जिसमें सोडियम SLS जो पार्टिकल आपने बताया वो ना हो। डॉक्टर नेहा, मैं जानना चाहूँगी कि एक माउथ वॉश एक बहुत अहम रोल निभाता है। अक्सर लोगों को बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, तब भी वो माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, और कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि माउथ वॉश ज़्यादा इस्तेमाल करने से दांतों का पीलापन भी बढ़ जाता है। तो इस बारे में भी बताइएगा कि कैसा माउथ वॉश यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रेकमेंड माउथ वॉश तब यूज करना है अगर आपको माउथ वॉश की जरूरत है। आप बोलते हैं कि मुझे बैड ब्रेथ है और मुझे माउथ वॉश यूज करना है, तो पहले ये एड्रेस करना है आपको बैड ब्रेथ क्यों है। आपको माउथ फ्रेश लगने के लिए माउथ वॉश यूज करना है, तो आपको ये समझना है कि आपको माउथ फ्रेश क्यों नहीं लगता है। आपको अगर सांस की बदबू की तकलीफ है तो वो क्यों है, पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद हम रेकमेंड करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं बोलती कि आप माउथ वॉश यूज करिए। हाँ, आप माउथ वॉश को साथ में यूज कर सकते हैं कि मैंने ब्रश कर लिया, फ्लॉस कर लिया और माउथ वॉश यूज कर लिया, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ माउथ वॉश यूज कर लिया तो मैं ब्रश नहीं भी करूँ, मैं फ्लॉस नहीं भी करूँ तो चलेगा। माउथ वॉश ऐसा नहीं है कि वो एक रिप्लेसमेंट है ब्रशिंग के लिए। माउथ वॉश सिर्फ हम एडिशन कर सकते हैं हमारे रूटीन में, वो भी अगर आपको जरूरत है तो। अदरवाइज ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ही मैं रेकमेंड करती हूँ। अगर आप बोलते हैं कि मुझे कैविटी प्रिवेंशन के लिए माउथ वॉश चाहिए तो वो एक फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश अलग आते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे सांस की बदबू की तकलीफ है तो हम ये देखते हैं कि आपको क्यों आ रही है वो सांस की बदबू। आपके माउथ में कहीं अल्सर्स तो नहीं है, आपको एसिडिटी की तकलीफ तो नहीं है, या आपको प्लाक या टाटर तो नहीं जमा है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, तो हम आपको उस तरह का माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं। तो बेसिकली वी ओनली एडवाइज एज पर योर प्रॉब्लम। अगर आपको क्या तकलीफ है उसके बेसिस पे, ऐसा नहीं कि माउथ वॉश हमने यूज किया अब मैं ब्रश नहीं भी करूँ तो चलेगा। माउथ वॉश वो हेल्प कर सकता है जहाँ पे आपका टूथब्रश नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे कि आपके पीछे के दांत है, आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपने ब्रश किया, फ्लॉस किया, फिर अगर आपने माउथ वॉश को गार्गल कर लिया तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ऑल्सो आई रेकमेंड कि माउथ वॉश नॉन एल्कोहलिक यूज करिए। एल्कोहलिक माउथ वॉश यूज करना मैं रिकमेंड नहीं करती। जी, तो एक हैप्पी स्माइल और एक हैप्पी डेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये डॉक्टर नेहा ने हम सभी को बताई। डॉक्टर नेहा, आप हमारे साथ जुड़ी और डेंटल हेल्थ को लेकर सारी वो अहम बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर नेहा जुड़ी थी और आज हमने जाना कि एक हैप्पी स्माइल और हैप्पी डेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन की जा सकती है। और फिलहाल आज के लिए आयुष्मान में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।